हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग जरा मुझे कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ वो लोग, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। एक बार जरा आप लोग भाई मुझे कंफर्मेशन देंगे कि मैम ऑडियो वीडियो सब कुछ वो लोग के है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है, सब कुछ वो लोग के है। ओके, मुझे आपके नाम विजिबल हो रहे हैं। इश्तेकर, मोहम्मद इरफान शाह, आकाश, पुष्पेंद्र, आध्या। ठीक है, तो चलिए भाई, जैसा कि बच्चा हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ में, तो मेरे साथ एक बार सारे बच्चे जरूर बोलेंगे, काल हरा, रोग हरा, दुख हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। ठीक है, तो चलिए भाई, नाम पता है? एक बच्चे ने पता नहीं कल की क्लास में ना, जो यूट्यूब पर मैंने डेमो चलाया था उसमें कमेंट किया हुआ है कि मैम आपका नाम क्या है ना? मैम आपका नाम क्या है? तो भाई सबको नाम पता है ना, जिनको नहीं पता बता देती हूँ भाई, मेरा नाम आरती चौधरी है। ठीक है, और मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास आपकी कर ली है, ठीक है, आप सबने देख लिया होगा, यूट्यूब पर भी डेमो डल गया है। ये क्लास और आपकी यूट्यूब पर डेमो डलेगी, या एक दो क्लासेस और बीच में से यूट्यूब पर डेमो डलेंगी। उसके बाद में बच्चा आप लोगों का डेमो सेशन यूट्यूब पर बंद हो जाएगा और आपकी सारी क्लासेस कहाँ चलेंगी? यही पेड प्लेटफॉर्म पर चलेंगी। तो भाई जो बच्चे बाद में अब इसको यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग के रूप में सुनोगे, यदि आपने अभी तक बैच में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप लोग बच्चा फटाफट से बैच में एनरोलमेंट करा लीजिए। ओके जी, और जो ऑफर था आपका टेस्ट सीरीज वाला, वो बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में आपको बैच ही मिलेगा। ओके, तो सब कुछ वो लोग के है। कल की क्लास बढ़िया लगी थी। कल की क्लास में ये लगा कि यार ये सब चीजें हमने पहले कहीं नहीं सीखी थी, या एकदम बिल्कुल डिफरेंट चीजें हमने पढ़ी है। आज की क्लास तुमको और थोड़े ऊपर लेवल पर लेके जाएगी। आज की क्लास में तुम्हें फिर से ऐसा लगेगा कि यार ये सब कंटेंट तो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है ना, कहीं किसी टीचर ने हमें बताया ही नहीं कि इतना भी सारा कुछ सिलेबस में है। बढ़िया लगी थी। पीडीएफ सबको मिल गई? एक बार पीडीएफ का और मुझे आप लोग बता दीजिए, पीडीएफ सबको मिल गई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना किसी को पीडीएफ में? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो देखो बच्चा, कल मैंने आपका लास्ट क्या कराया था कि जो सजीव है वो दो पार्ट में आपके डिवाइड है सेल की, यानी कोशिकाओं की टर्म में, एक यूनिसेल्युलर, एक मल्टी सेल्युलर। एक कोशिकीय जीव जैसे आपका अमीबा, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव है। और मल्टी सेल्युलर में आपके क्या थे? प्लांट्स हैं, हम लोग सब क्या है? मल्टी सेल्युलर में है। अब देखो बच्चा, ये सेल जो हमें पढ़ना है, ये टॉपिक क्या है? साइटोलॉजी है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर की इकाई क्या है? हमारे शरीर की इकाई क्या है? तो हमारे शरीर की स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, एंड फंक्शनल यूनिट। भाई ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल। एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि हमारे शरीर की संरचनात्मक, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, और क्रियात्मक इकाई आपकी क्या है? तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बच्चा आपकी क्या होती है? मैम कोशिका होती है, यानी सेल होती है। ठीक है, कोशिका होती है मैम, सेल होती है। ठीक है जी। अब ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं मैम? टिश्यू बनते हैं मैम, टिश्यू मिलते बनते हैं, यानी कि ऊतक बनते हैं। ठीक है, ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम ऊतकों से मिलकर बनते हैं आपके ऑर्गन। क्या बनते हैं मैम? ऑर्गन बनते हैं, यानी कि अंग बनते हैं। ठीक है, और ऑर्गन से मिलकर आपका क्या बनता है मैम? ऑर्गन सिस्टम बनता है मैम, ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी कि अंग तंत्र बनता है। अब आपको सारी चीजें सेम लगेंगी, मैं अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। अंग तंत्र यानी कि आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, यानी कि हमारा शरीर बनता है। ठीक है, हमारी बॉडी बनती है, यानी कि हमारा शरीर बनता है। ठीक है, अब आपको लगेगा मैम अंग और अंग तंत्र में या बॉडी में क्या डिफरेंस है? देखो, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे शरीर में आपके छोटी छोटी कोशिकाओं ने मिलकर एक टिश्यू बनाया, ठीक है, और उस टिश्यू से मिलकर आपका स्टमक बन गया, है ना? आपका एक स्टमक एक ऑर्गन हो गया, पेट आपका एक ऑर्गन हो गया। लेकिन स्टमक किसका हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का। अब पाचन तंत्र किस किस से मिलकर बना है? तो पाचन तंत्र में तो आपका लीवर भी आता है, पेनक्रियाज भी आता है, स्टमक भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें आती हैं। तो अंग क्या है? स्टमक। और स्टमक किस सिस्टम का हिस्सा है? तो आप आंसर लगाएंगे मैम डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो
ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी तरह से अलग अलग तरह के अंग तंत्र, जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। बहुत सारे सिस्टम से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ओके, हमारा क्या बनता है मैम, शरीर बनता है। क्लियर जी। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए भाई प्लीज आप सारे के सारे बच्चे ठीक आंसर लगा के आएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट बच्चा आपका एक टर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। क्या बच्चा, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मैम, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फिजिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज फिजिकल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार, जीवन का फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। ठीक है, तो ये आप आंसर लगाएंगे, जीवन का भौतिक आधार है क्या बच्चा, आपका प्रोटोप्लाज्म। यानी इसको ऐसे कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये बात किसने कही थी, तो प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इस बात को सबसे पहले बताया था आपके जूलियस हक्सले साहब ने। किसने मैम, जूलियस हक्सले। लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा ये कहीं पर भी, आपको ऑप्शन मिलेगा हमेशा एग्जाम में पुरकिंजे, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका कि प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात किसने कही, ऑप्शन था पुरकिंजे। एक्चुअली में कहने वाले जूलियस हक्सले थे, लेकिन एक्सप्लेन किया था किसने बच्चा, आपके पुरकिंजे साहब ने। एक्सप्लेन किसने किया था बच्चा, आपके पुरकिंजे साहब ने। तो आप लोग आंसर क्या लगा के आएंगे, पुरकिंजे, आप लोग ठीक आंसर पर टिक करके आएंगे। अब मैम ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, हमारे शरीर में कहां पर पाया जाता है। तो भाई ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म है ये हमारे शरीर में बच्चा कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, ये आपका सेल के अंदर ही बेसिकली प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो मैम फिर तो ये प्रोटोप्लाज्म किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। बिल्कुल, प्रोटोप्लाज्म जो है बच्चा ये बेसिकली आपका किससे मिलकर बना है, तो आप आंसर लगाएंगे मैम साइटोप्लाज्म। मैम साइटोप्लाज्म भी बताऊंगी, साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, यानी कोशिका द्रव्य और सेल ऑर्गेनेलस, और सेल ऑर्गेनेलस यानी कि कोशिकांग से मिलकर बच्चा ये आपका बनता है, कोशिकांग। अब जैसा कि आप लोगों को पता लग रहा है ना, हिंदी के शब्द से ही पता लग रहा है, कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंग और कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड का समूह होता है उसी को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी के आसपास हमारी जिंदगी टिकी हुई है। ठीक है जी, इसी के आसपास बच्चा हमारी जो लाइफ है वो बेसिकली आपकी टिकी हुई है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है, ये प्रोटोप्लाज्म बच्चा बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा दिखता है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो नॉर्मली जब प्लाज्म शब्द आपका लास्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट में ही पाया जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सॉलिड स्टेट में क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर सॉलिड स्टेट में क्या पाया जाता है। तो आप आंसर लगाएंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये अधिकतर सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और इसका लिक्विड पार्ट क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम जो आपका साइटोप्लाज्म है ये इसका लिक्विड पार्ट है, यानी ये इसका द्रवित हिस्सा है। ठोस पार्ट क्या है, कोशिकांग है, जो सारे कोशिकांग मैं आपको कराऊंगी। और इसका लिक्विड पार्ट क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे मैम साइटोप्लाज्म इसका लिक्विड पार्ट है। ओके जी, ठीक है, क्लियर। प्रोटोप्लाज्म में कोई डाउट, प्रोटोप्लाज्म में कोई डाउट भाई, जल्दी से बताइए।
नो मैम, नो मैम, नो मैम। ठीक है भाई, क्योंकि मैं आपको देखो एक्सप्लेन ही इस तरह का करती रहूंगी कि डाउट की आप लोगों के अंदर ना गुंजाइश ही नहीं बचेगी। आप सोचोगे कि यार इतना तो मैम ने पढ़ाई दिया, इतना तो एग्जामिनर सोच भी नहीं पाएगा, इससे ज्यादा और क्या ही पूछेगा। मतलब आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, जेई दे लो, टेक्नीशियन दे लो, एएलपी दे दो, है ना, साइंस का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि ग्रुप डी और एनटीपीसी, देखो वो सब लिखने की बातें होती है, और ग्रुप डी में तो चांस ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी से बहुत ऊपर की लेवल की मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगी। ओके, ठीक है भाई। तो प्रोटोप्लाज्म आपको समझ में आ गया। अब यहां से बेसिकली बच्चा आपका चैप्टर बनेगा मेल का सेल का, मैंने इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया। यहां से आपका चैप्टर बनेगा साइटोलॉजी। अब ये साइटोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइटो और दूसरा आपका लॉजी। साइटो शब्द का मतलब होता है आपका सेल यानी कि कोशिका। क्या बच्चा? आपका सेल यानी कि कोशिका। और लॉजी शब्द का, देखो मैंने चाहे आपको जो आपका वो दिया है ना स्टडी प्लान, उसमें चाहे मैंने 3 क्लास लिखी हो, बट अगर मुझे लग रहा है ना कि 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, मेरे को 6 क्लास लगानी पड़ेंगी, तो मैं 6 ही क्लास लगाऊंगी। ओके, साइटोलॉजी, लॉजी शब्द का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, है ना, कल की क्लास में भी कराया था मैंने आपको। यानी जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहला और फेमस क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट, कल की क्लास में भी बताया था कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि आपके कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप आंसर लगाओगे मैम रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैम रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि 1665 में कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1665 में कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप आंसर लगाएंगे मैम रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। लेकिन अब ये शब्द किसने दिया, साइटोजेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं? आजकल एग्जामिनर ना आपके एएलपी में, जेई में इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन उसने पूछना शुरू कर दिया है। तो भाई नेक्स्ट आप लोग क्या लगाएंगे कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी वर्ड, मतलब साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया, है ना। साइटोलॉजी जो आपका ये शब्द है, ये बेसिकली किसके द्वारा दिया गया? तो साइटोलॉजी शब्द आपका किसने दिया था? हर्टविंग ने दिया था। किसने दिया था? मैम ये हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपका साइटोलॉजी शब्द दिया था। नेक्स्ट बच्चा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक आधुनिक कोशिका विज्ञान के, आधुनिक, 1 घंटा देखना तुम्हारा कब निकल जाएगा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो आप आंसर लगाओगे कि भाई ये है आपके स्केलेडन, स्केलेडन एंड टी स्वान, एंड टी स्वान। इनके नाम देखो भाई अब इंग्लिश में ही रहेंगे, है ना, स्केलेडन एंड टी स्वान। और अधिकतर बच्चा आप लोगों को, एक सेकेंड नहीं नहीं, ये दूसरा हो गया भाई, यहां पर इसको ठीक करेंगे, इसको हम स्वानसन करेंगे। स्केलेडन और टी स्वान आपके दूसरी जगह आएंगे, स्वानसन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप आंसर लगाएंगे मैम H.J. मूलर। आप आंसर लगाएंगे मैम H.J. मूलर। अब देखो मूलर की स्पेलिंग आपको बहुत सारी किताबों में ये लिखी हुई मिल सकती है, या बहुत सारी किताबों में आपको ये भी लिखी हुई मिल सकती है, वो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है सबकी, है ना। हु इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स? तो साइटोजेनेटिक्स के पिता कौन है? मैम H.G. मूलर साहब है। और आजकल पूछे जाने वाला एक और क्वेश्चन आपका एग्जामिनर ने ऐड कर दिया है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो आप आंसर लगाएंगे A.K. शर्मा, ऑप्शन में मिलेगा A.K. शर्मा, ठीक है। राइटिंग ठीक है? अरे वाह सुनीता, कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो मतलब आप मुझसे पहले।
है ना। अब चलिए भाई, अब देखो एट द एंड अगर इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हम रॉबर्ट हुक के बारे में ना पढ़ें तो ऑब्वियसली थोड़ी नाइंसाफी होगी, है ना। तो अब हम आते हैं वापस से रॉबर्ट हुक पर। तो भाई एनसीईआरटी है, कोई भी तुम्हारी 9th 10th की किताब है, सब में लिखा हुआ है कि आपका 1665 में कोशिका की खोज किसकी, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा मैम, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है। अब कैसे की, मतलब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक पेड़ की छाल ली, इन्होंने एक बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की छाल को लिया और उस पेड़ की छाल को जब स्वयं से ही निर्मित यानी कि स्वयं निर्मित एक माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी पर रखकर देखा। ये बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रही हूं मैं। जब एक माइक्रोस्कोप एक सूक्ष्मदर्शी पर रखकर देखा, क्योंकि उस समय पर हमारे पास में माइक्रोस्कोप अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने खुद से ही एक माइक्रोस्कोप बनाया, खुद से ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। और उस सूक्ष्मदर्शी पर जब इन्होंने उस पेड़ की छाल को रखकर देखा तो इनको क्या दिखाई दिया, इनको कुछ इस तरह की संरचनाएं नजर आई, कुछ इस तरह की संरचनाएं नजर आई। ठीक है, इस तरह की, यानी इनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, किसके, मधुमक्खी के। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके संरचना के आकार की संरचना दिखाई गई, तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई दी। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं दिखाई दी। और इस संरचना में इन्होंने देखा कि जो काफी हिस्सा है वो आपका खाली है, और इनकी भाषा में खाली जगह को सैला कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आपका वैकेंट स्पेस या खाली जगह, या खाली जगह। और इसी खाली जगह से बाद में सेल यानी कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई, सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्लियर। तो सेल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, समझ में आया, समझ में आया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सैला शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो आप आंसर लगाएंगे मैम लैटिन भाषा का। एक और चीज आप देखना, आपको ना रॉबर्ट हुक का ना कहीं पर भी एग्जैक्ट फोटो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये एक थ्योरी है, अब कितनी सच है कितनी गलत पता नहीं, कि रॉबर्ट हुक जो थे वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर भी थे, आर्ट एंड कल्चर में भी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर दिमाग बहुत सारे डाल दिए हो बेसिकली भगवान ने, तो बहुत सारे इनके अंदर ना अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स थे। बट इनका फोटो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, इसका रीजन है, और इसका रीजन ये है कि माना जाता है कि ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखते थे, बहुत अगली दिखते थे, जिसकी वजह से बचपन में होता है ना, बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको ना बहुत अगली अगली बोल के, ऐसे जैसे तुम किसी को काला 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 ऐसे बोलते रहो, तो बच्चे के दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि यार ये सब तो बहुत गोरे गोरे हैं, मैं इनके साइड में खड़ा होऊंगा तो कैसा लगूंगा, मैं तो काला हूं। इनके दिमाग में इस तरह की इमेज बन गई कि तुम किसी के साइड में खड़े नहीं हो सकते हो, या तुम्हारे खड़े होने से फोटो खराब हो जाएगी। इनके अधिकतर आपको कार्टून स्केचेस टाइप या हाथ के पेंट टाइप ही मिलेंगे, कभी भी कोई वैसी एग्जैक्ट फोटो नहीं मिलेगी आपको इनकी ना। हर वेबसाइट पर अलग तरह की फोटो आपको मिल जाएगी। तो ये रीजन माना जाता है, ये थ्योरी है, अब कितनी सही है कितनी गलत इस बात को तो मैं यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ ये चीज जब मैंने पहली बार पढ़ी तो बड़ा अजीब लगा कि यार एक इंसान जो इतना टैलेंटेड है, क्या हम किसी को रंग के आधार पर, भाषा भाषा के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, पैसे के आधार पर, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके जी, ठीक है। देसी बॉय, अरे भैया नाम तो ढंग का रख लेते बेटा,
ऐसा मैं शब्द क्लास में पढ़ूंगी कैसा लगेगा, है ना? सुनीता दीदी को पूछ रहे हो, मेरे कमेंट दिख रहे हैं, भाई मेरे से ही पूछ लो, ठीक है। अब देखो, रॉबर्ट हुक साहब ने ना एक बहुत बड़ी खोज कर दी जो इससे पहले किसी को नहीं पता था। मतलब हमें ये पता लग गया कि हमारा शरीर आखिरकार किससे बना है, कोशिका से मिलकर बना है ना, यूनिट बता दी। लेकिन भाई साइंस का मतलब क्या है, नई नई डिस्कवरी होते रहना। इसके बाद में 1674 में, किसी किताब में 1676 भी मिल सकता है, बट एनसीईआरटी में 1674 मिलेगा। आपके एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ए वी ल्यूवेनहोक। ए वी ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ये एक साइंटिस्ट आते हैं और ये बोलते हैं कि सुनो, आपने बहुत अच्छी चीज बताई बट गड़बड़ हो गई। पेड़ की जो छाल होती है ना, ये जो आपकी पेड़ की छाल है, ये मृत कोशिका से मिलकर बनी है। मैम किससे बनी है? मैम ये मृत कोशिका से मिलकर बनी है, यानी डेड सेल से मिलकर बनी है। इसका मतलब कि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिकाओं की खोज की थी? डेड सेल की, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अब हमारा जो शरीर है ये डेड सेल से तो मिलकर नहीं बना, यानी हमारा शरीर फिर किसी और चीज से मिलकर बना है। तो उस समय पर अच्छे खासे माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए थे, अच्छे खासे सूक्ष्मदर्शी आपके बन गए थे, है ना? जब अच्छे खासे बच्चे आपके सूक्ष्मदर्शी बन गए थे तो बेसिकली उन सूक्ष्मदर्शी पर इन्होंने स्टडी किया, और कुछ माहौल ऐसा था कि ये अपने गार्डन में, यानी कि अपने जो घर का गार्डन है उसमें नहा रहे थे, बारिश का सीजन था, तो इनके नाखूनों में कुछ मिट्टी फंस गई। वो मिट्टी कुछ अलग तरह की इनको लगी, जैसे हमारे हाथों में कई बार चिकनी मिट्टी लग जाए, पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, तो हम देखते हैं ना यार चलो इस मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उस मिट्टी को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप पर देखा, यानी कि इन्होंने जब उस मिट्टी को सूक्ष्मदर्शी पर देखा, तो इनको उसमें कुछ मूवमेंट सा नजर आया, ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट सा नजर आया। और जब इस मूवमेंट को इन्होंने देखा तो इनके दिमाग में आई क्यूरियोसिटी कि अगर मिट्टी के अंदर मूवमेंट है तो इसका मतलब हमारे शरीर में भी मूवमेंट है, हमारा शरीर डेड सेल से मिलकर नहीं बना, कुछ ना कुछ और रीजन है। फिर और इन्होंने स्टडी की, और इन्होंने स्टडी की, तो पता लगा कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे? जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी लिविंग सेल से मिलकर हमारा शरीर बना है। और ये जो मिट्टी के अंदर इनको मूवमेंट दिखाई दिया था, इसको इन्होंने बोला बैक्टीरिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की, किसकी? मैम जीवाणु की खोज किसने की, तो आप आंसर लगाएंगे कि जीवाणु की खोज की ए.वी. ल्यूवेनहोक साहब ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक साहब ने आपकी 1674 में जीवाणु की खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा ना सिर्फ जीवाणु की खोज, बल्कि ए.वी. ल्यूवेनहोक साहब ने, ए.वी. ल्यूवेनहोक साहब ने किस चीज की आपकी खोज की है? मैम आरबीसी की खोज की है। किस चीज की? मैम आरबीसी की खोज, रेड ब्लड सेल्स की खोज, लाल रुधिर कोशिकाओं की खोज इन्होंने ही की है, ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं भी कहते हैं इनको, रेड ब्लड कोप्यूसेल्स इन्हीं का नाम होता है। दूसरा स्पर्म सेल की खोज, यानी शुक्राणुओं की खोज, कल की क्लास में भी बताया था ना मैंने आपको, शुक्राणुओं की खोज इन्होंने ही की है। तीसरा आपका बैक्टीरिया की खोज, यानी जीवाणु की खोज इन्होंने ही की है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। चौथा प्रोटोजोआ की खोज, किसकी? प्रोटोजोआ की खोज। प्रोटोजोआ की खोज किसने की है? तो मैम प्रोटोजोआ की खोज भी किसके द्वारा की गई है? ए.वी. ल्यूवेनहोक के द्वारा, ठीक है, ओके। अब इनको लगा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी छोटी सी चीज है, कि चलो रॉबर्ट हुक ने बताया सेल जैसी कोई चीज है, मैंने उसको और स्टडी किया, तो मैंने एक नई चीज के बारे में बता दिया, मैंने एक नई चीज के बारे में बता दिया कि जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इसका मतलब कि ये जो आपकी नेचर है ना,
इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो इन्होंने किताब लिखी सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के रहस्य। जो क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि सीक्रेट्स ऑफ नेचर किसके द्वारा लिखी गई किताब है। क्या बच्चा आपका सीक्रेट्स ऑफ नेचर किसके द्वारा लिखी गई किताब है? सीक्रेट्स, ES लगाना रह गया ना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इनकी भी लिख लो कि रॉबर्ट हुक ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, क्योंकि छोटी चीजों के बारे में बता दिया ना, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजों पर स्टडी करके एक किताब लिख दी माइक्रोग्राफिया। ठीक है, ओके भाई। दोनों ही क्वेश्चन बच्चा आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसके बाद में भाई, अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो शरीर है ये आपका किससे, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। आपका 1838-39 के समय की बात है ना। हम 1839 ले लेते हैं। 1839 में आपके दो साइंटिस्ट आए। ये साइंटिस्ट थे आपके स्केलेडन एंड टी स्वान, ठीक है। आपके दो साइंटिस्ट आए, स्केलेडन एंड टी स्वान, जिन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी। अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो आप आंसर लगाएंगे कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो स्केलेडन और टी स्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो मैम स्केलेडन और टी स्वान के द्वारा दिया गया है। अब इसमें ऐसा क्या था, इन्होंने क्या बात बताई? तो भाई ये जो आपके स्केलेडन है ये आपके बहुत अच्छे वनस्पति शास्त्र हैं, वनस्पति शास्त्री, ठीक है, वनस्पति शास्त्री है, यानी बहुत अच्छे बोटनिस्ट है। ये बहुत अच्छे आपके बोटनिस्ट है, मतलब बोटनी का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। और जो आपके टी स्वान है, ये जो भाई आपके टी स्वान है ये बहुत अच्छे जूलॉजिस्ट हैं, यानी ये बहुत अच्छे अपने समय के जंतु शास्त्री थे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने पहली बार बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग अलग होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग अलग होती है। कैसे? जब स्केलेडन साहब ने प्लांट सेल को स्टडी किया तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो आपकी प्लांट सेल है, ये जो आपकी प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल के अंदर यानी कि पादप कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। वहीं पर जब इन्होंने जंतु कोशिकाओं को स्टडी किया तो इन्होंने बोला कि भैया जो आपकी एनिमल सेल है, यानी जो आपकी जंतु कोशिका है, जो आपकी जंतु कोशिका है, इन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो बहुत बड़ी बात बता दी। इसका मतलब हमें यह पता लगा पहली बार कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, है ना। इसके बाद में 1854 से 55 का समय था। 1854 से लेकर 55 के समय के बीच में आपके एक साइंटिस्ट आए, रुडॉल्फ वर्चाउ। रुडॉल्फ वर्चाउ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या था? इंग्लिश में इसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, ठीक है, यानी हमारी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही, हमारी पूर्ववर्ती
वर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही नई कोशिका बनती हैं। मिलकर ही नई कोशिका बनती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या लगाओगे कि ये बात किसने कही? मैम रोडोल्फ वर्चाओ ने। मैम समझ नहीं आया, क्या हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई हम सभी के अंदर एक पेरेंट सेल होती है, हम सभी में सेल डिवीजन होता है ना, और वो सेल डिवीजन कहाँ से होता है? पेरेंट सेल। और यही पेरेंट सेल आपकी 2 में या 4 में, यानी यही पेरेंट सेल आपकी टूटती है और क्या बनाती है? डॉटर सेल बनाती है, यानी पुत्री कोशिका बनाती है। याद रखना, इसको पुत्र नहीं पुत्री कोशिका बोला जाता है। जब हमारे शरीर में एक सेल, 2, 4 जितने में भी उसका डिवीजन होगा, अगर वो टूटती है तो वही आपकी डॉटर सेल बनाती है। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, देखो विवेक लोहानी 54-55 लिखना सही है। रेंज मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि किताब 1-2 में 54 भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो 54-55 ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चा आपका क्या है कि मैम आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन हमारी जो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के, अगर आपके कोशिका में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना? कितने पार्ट्स में बच्चा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो भाई देखो, आपको यही समझना होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग अलग दिखती हैं। भाई प्लांट सेल कुछ कुछ ऐसी होती है और एनिमल सेल जो है बच्चा, ये आपकी कुछ कुछ ऐसी होती है ना, सर्कुलर, और ये आपकी रेक्टेंगुलर होती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, वहीं पर यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं कि आपके जो प्लांट सेल है, इसके ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर को मैम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल कहा जाता है, यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। ओके, तो क्या मैम प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती? बिल्कुल पाई जाती है। ये इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसको फिर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को हम लोग यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, किस नाम से? यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी जितनी भी तरह की कोशिकाएं हैं, इन सभी में बच्चा आपका बेसिकली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कोई भी कोशिका है, सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर आपकी पाई जाती है। ठीक है जी, अब इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई प्लांट सेल में इसके अंदर क्या होता है, तो प्लांट सेल में बच्चा कोई भी आपकी कोशिका है, इसके नेक्स्ट स्टेप आपका होगा साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और फिर होता है क्या बच्चा? आपका न्यूक्लियस। फिर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, और इस न्यूक्लियस को हम नाभिक नहीं बोलते हैं, बायोलॉजी में इसको केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, सेम आपका बच्चा कहां पर? सबसे ऊपर वाली लेयर आपकी क्या हो गई? सबसे ऊपर वाली लेयर यहां पर सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो इसके अंदर उपस्थित होगा आपका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? तो आप आंसर लगाएंगे मैम न्यूक्लियस होगा, यानी केंद्रक होगा। ठीक है जी, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ये जो सेल वॉल हम पढ़ रहे हैं, ये सेल वॉल आखिरकार किससे बनी होती है ना? ये सेल वॉल आखिरकार आपकी किससे बनी होती है? तो आप आंसर लगाएंगे कि जो भाई आपकी सेल वॉल है, यानी जो कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, प्लस हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी ऑप्शन में मिलेगा तो आप लोग टिक कर सकते हो, एग्जैक्ट रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब मैम ये सेल्यूलोज आखिरकार है क्या? तो आप आंसर लगाएंगे कि ये सेल्यूलोज जो है ये एक पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? ये आपका एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ये बच्चा आपका एक पॉलीसैकेराइड है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल के अंदर कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो 0% वाटर। भाई प्लांट की जो सबसे ऊपर वाली लेयर बनी होती है, छाल आपकी किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति से ही मिलकर बनी होती है ना। और कोशिका भित्ति में आपका पानी होता है? तो नहीं। अगर पूछा जाए कितने परसेंट आपका बच्चा पानी होता है, तो आप आंसर लगाएंगे 0% पानी होता है। और क्योंकि बच्चा इसमें आपका 0% पानी होता है, इसीलिए ये प्लांट्स को क्या करती है? काफी कठोर बनाने का कार्य करती है। प्लांट्स को काफी कठोर बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूलोज जो है बेसिकली आपका पृथ्वी पर, सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला बच्चा ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो भाई, जब आपकी बात छिड़ गई है कोशिका भित्ति की, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, यानी जो आपके बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो भाई बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस अमीनो एसिड, पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन प्लस अमीनो एसिड, प्लस अमीनो एसिड प्लस म्यूरेमिक एसिड, प्लस म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, इससे मिलकर बनी होती है। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकोन भी मिलता है या किसी किताब में पेप्टिडोग्लाइकोन में लिखा हुआ मिलता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में अधिकतर किताब वाले नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका कि कवक की, अगर फंजाई की पूछ लिया जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? कवक यानी फंजाई की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो आप आंसर लगाएंगे मैम काइटिन से। आप आंसर लगाएंगे मैम काइटिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मैम काइटिन से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपका क्या बच्चा कि शैवाल की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति यानी एल्गी की, शैवाल यानी एल्गी की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो भाई ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोन्स, सेल्यूलोज प्लस गैलेक्टोन, गैलेक्टोन और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सेल्यूलोज ऑप्शन में मिले तो लगा सकते हो। ठीक है, ओके।
अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपकी सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, इसका आखिरकार कार्य क्या है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेल वॉल है, जो आपकी कोशिका भित्ति है, इसका आखिरकार कार्य क्या है। ये कोशिका के अंदर क्या कार्य करती है। तो कोशिका को आकृति प्रदान करना, ठीक है, इसको कठोर बनाना, इसको कठोर बनाना और एक संरचना देने का कार्य किसका है। मैम सेल वॉल का ही होता है ना, कोशिका भित्ति का ही होता है। साथ ही साथ सुरक्षा भी करती है बहुत सारी चीजों से। जैसे देखा होगा ना अपने प्लांट में, जो आपकी छाल होती है वो बारिश से, है ना, पोल्यूशन से, सर्दी गर्मी सबसे बचाती है पौधों को। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यदि आपको किसी पौधे को पूरी तरह से नष्ट करना है, उसका नाश करना है, तो इनमें से किस हिस्से को आपको खत्म करना होगा। इनमें से किस हिस्से को आपको खत्म करना होगा। तो उस केस में आप आंसर लगा के आते हैं प्लांट की छाल को। यानी अगर आपने पौधे की छाल को खराब कर दिया तो पौधा आपका ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपकी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी हुई है, इसमें देखो ये जो पेप्टाइड शब्द है ना, इस पेप्टाइड शब्द का मतलब होता है अमीनो एसिड। और ये जो आपका ग्लाइकोन है ना, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, याद रखेंगे, ये एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर बाई चांस इतना डिटेल में जाए, जैसे जेई वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें इतना डिटेल में चला जाता है एग्जामिनर। तो पेप्टिडोग्लाइकोन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पेप्टाइड शब्द का मतलब है प्रोटीन या अमीनो एसिड, और ग्लाइकोन आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आप ये कह सकते हो कि जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बच्चा, आपका प्रोटीन या अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। म्यूरेमिक एसिड ये बिल्कुल डिटेल में मैंने अब आपको बता दिया है, इससे ज्यादा कोई एग्जामिनर आपका नहीं पूछेगा। तो सेल वॉल कंप्लीट हो गया, सेल वॉल से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका सेल पार्ट क्या था भाई, अब अंदर क्या था आपका, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन था आपका, मैम कोशिका झिल्ली था। अब ये जो बच्चा आपका सेल मेम्ब्रेन है, स्पेलिंग का बड़ा चक्कर है भैया, सेल मेम्ब्रेन इसी को बच्चा हम दूसरे कुछ और नाम से भी जानते हैं, है ना, इसी को भाई हम दूसरे कुछ और नाम से भी जानते हैं। बी ई लगा रही हूं मैं बार बार, जबकि बीच में ई नहीं आएगा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बेसिकली आपका प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं, इसी को प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बच्चा आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा आपकी एक ही बात है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी, कि सेल मेम्ब्रेन की खोज आखिरकार किसने की थी। तो देखो सेल मेम्ब्रेन की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं तो इसको एक्चुअली आपको हमेशा किताबों में या बहुत सारे बच्चा आपको अलग अलग जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन की खोज एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने ही की थी, क्योंकि सबसे पहले कोशिका के बारे में इन्होंने ही बताया, है ना। लेकिन थोड़ा सा जब हम इसको डिटेल में जाएंगे तो इसकी एग्जैक्ट फंक्शनिंग के बारे में, इसकी एग्जैक्ट फंक्शनिंग के बारे में बच्चा आपका बेसिकली किसने बताया था, तो वो बताया था बच्चा आपका क्रैमर और कार्ल नेगी ने। किसने, क्रैमर और कार्ल नेगी। तो यदि आपको ऑप्शन में ये मिलते हैं तो आप लगा सकते हो, यानी खोज यदि आपसे पूछी जाए तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम क्रैमर और कार्ल नेगी। ठीक है भाई, ओके। हाँ, रॉबर्ट हुक का बेटा मैंने बता दिया, बट रॉबर्ट हुक ऑप्शन में नहीं है, क्रैमर और कार्ल नेगी है, तो आप लोग लगा सकते हो कार्ल नेगी या नेगली,
ठीक है, ये आप देख लेना, थोड़ा सा नाम में इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। नेगली भी कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, कुछ किताबों में नेगी भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हमें तो ये बात पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल है, अभी मैंने आपको बताया। तो आखिरकार ये बनी किससे होती है ना, ये आखिरकार आपकी बनी किससे होती है? तो ये आपके दो साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन। इनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने अपना एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जो बोलते हैं ना 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लो पेपर पास हो जाएगा, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में है ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो तो पता नहीं, बाकी डिटेल तो कहीं नहीं है। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया मैम? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, ठीक है। और इस मॉडल में इन्होंने बताया कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बनी है ना। इसमें जो है आपके दो हिस्से हैं, कुछ इस तरह की संरचनाएं आपको नजर आएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह की भाई आपको संरचनाएं नजर आएंगी। इसको इन्होंने हेड पार्ट कहा, जो किससे बना होता है? फॉस्फेट से, जो आपका फॉस्फेट से बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पानी में कौन सा घुलनशील है? सेल मेम्ब्रेन का कौन सा हिस्सा पानी में घुलनशील है? तो भाई जो आपका हेड वाला हिस्सा है ये पानी में घुलनशील है, क्योंकि ये फॉस्फेट से मिलकर बना है। और ये जो भाई आपकी पूंछ है, ये जो आपकी पूंछ है, ये लिपिड यानी वसा से मिलकर बनी होती है। ये लिपिड यानी कि वसा से मिलकर बनी होती है। तो ये तो पानी में नहीं घुलेगी ना, वसा मतलब तेल पानी कुछ भी है ना, तो ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो इससे ना हमें एक चीज पता लगी कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर बनी है? तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम सबसे पहले तो ये बाई लेयर्ड है, द्विपरतीय है। ये बात किसने बताई? सिंगर और निकोलसन ने। ये आपकी द्विपरतीय है और ये किससे मिलकर बनी है? तो आप आंसर लगाएंगे मैम ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। किससे? मैम ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी है? मैम ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसकी मोटाई कितनी होती है, यानी विड्थ कितनी होती है? तो आप आंसर लगाएंगे 75 एंगस्ट्रोम, नैनोमीटर में 7.5 नैनोमीटर, मिलीमीटर में 0.07 मिलीमीटर। ठीक है, एक और जीरो आएगा भाई मिलीमीटर में, तो सॉरी। ओके, 75 एंगस्ट्रोम, 7.5 नैनोमीटर, 0.007 मिलीमीटर। किसी में भी आपसे पूछे तो आप अब आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। हाँ भाई, समझ आया यहां तक? अब जिस तरह से हमने सेल वॉल का कार्य पढ़ा था, उसी तरह से भाई हम पढ़ते हैं कि आखिरकार इस सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है हमारे शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर। तो ये बेसिकली एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। मैम अर्धपारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, या सेलेक्टिव मेम्ब्रेन से क्या मतलब है और इसका क्या कार्य होता है? तो भाई इससे मतलब है कि इसका कार्य होता है जो हमारी कोशिका के लिए जरूरी है, जिस चीज को हमारी कोशिका की जरूरत है वो हमारी कोशिका क्या करेगी? एडप्ट करेगी, जिसकी जरूरत है,
और जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको ये हमारी कोशिका में एक्सेप्ट नहीं होने देगी। यानी कोशिका को, इसको उल्टा लिख दिया है, जरूरत है, जरूरत वाली चीजों को अडॉप्ट कर लेगी और जिनकी जरूरत नहीं है, यहां लिख देती हूं, जरूरत नहीं है उनको कोशिका के अंदर नहीं जाने देगी, उनको कोशिका के अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, तो भाई अभी देखो YouTube क्लास का भी समय हो चुका है। क्लास का समय ऐसा ही है 8 से 9 और फिर 9 से 10 आपकी YouTube और 10 मिनट शो या आपको डामो जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगा YouTube पर भी। हर सारी बैच आपको YouTube पर नहीं मिलने वाला, मैं ये आपको क्लियर बता देती हूँ। 1 या 2 क्लासेस ही मिलेंगी, जैसे मान लिया जब फिजिक्स शुरू होगा तो उसकी 2 क्लास मिल जाएंगी। पूरा बैच आपको यही मिलेगा पेड प्लेटफॉर्म पर। तो YouTube वाले बच्चों के लिए, क्योंकि YouTube वाले बच्चे भी इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बैच का। अब मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लोग जो आपका संकल्प टेस्ट सीरीज वाला ऑफर जो है बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, है ना। यानी अब आप लोगों को सेपरेट थ्योरी का बैच ही मिलेगा, वो आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। सो प्ले स्टोर से आरती मैम साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां पर फिर आप अपने हिसाब से बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है मैम, सैटरडे संडे चांसेस है श्रेया ऑफ रहेगा, और अगर होगी क्लास तो आपको दिख जाएगा, नोटिफिकेशन आती है ना जब क्लास शुरू करती हूँ तो मैं सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। कल जो छोटे मोटे 1-2 टेक्निकल ग्लिच हुए थे वो आज ठीक हुए होंगे, अब आपके बताएंगे एक बार। बढ़िया लगी? अब एक बार जरा आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, और जो चैट का ऑप्शन है वहां पर भी आप लिख सकते हो कि क्लास आपको कैसी लगी। कोई डाउट होता है तो बहुत सारे बच्चों ने कल मुझे चैट में पूछे हैं कि मैम, जैसे कुछ बच्चों ने ना सेपरेट बैच ले लिया था, है ना, फिर उन्होंने बोला मैम हमें टेस्ट थ्योरी में मर्ज करा दीजिए, तो भाई मैंने उनको मर्ज करा दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि टेस्ट सीरीज वाली जो बैचेस हैं वो लिमिटेड है, वो आपके 100-500 ही बैचेस हैं, है ना, ऐसे ही बैचेस हैं, वो आपको ज्यादा नहीं टेस्ट सीरीज मिलेगी सबको भाई, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनवाने में बहुत पैसा लगता है भाई, बहुत बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तुम नहीं सोच सकते। 240 तो बच्चा नहीं आएगी, ये तो मैंने युवराज बात कर ली है। वो बोल रहे हैं कि मैम इतना तो लो कॉन्फ़िगरेशन में ना ऑडियो वीडियो नहीं दिखेगी। जैसे मैं आपको खुद बोलती हूँ, आप खुद ना 720 पर ही देखना। मेरे फोन में भी थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेक करके देखी थी, आपको ना नहीं तो ऑडियो वीडियो में गैप मिलेगा, मैं पहले बोल जाऊंगी बाद में स्क्रीन दिखेगी, इस तरह की दिक्कत आपको फिर आएगी। ठीक है, अच्छी क्लास थी, तो चलिए भाई सेशन को एंड करते हैं। और तुम जितने भी बच्चे हो ना, सारे यूट्यूब पर अब क्लास की प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने यूट्यूब पर आया करो, वो क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।